So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. So, आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड. So, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसके इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक तो बताना बनता है बिकॉज इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. पहली चीज़, दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और तीसरा ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है. So, without any delay, let's get started. Pituitary is a master gland, जो एक पी शेप्ड ग्लैंड होती है, इतनी छोटी सी मटर के दाने के जितने बराबर होती है और हमारे ब्रेन के बेस में पाई जाती है. बट इसका रोल जितना ये छोटी होती है ना उतना ही बड़ा होता है. वेरी क्रूशियल रोल, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सब. तो आप समझ सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी लोकेशन ब्रेन के बेस में होती है, कुछ इधर. यहाँ है पिट्यूटरी. ठीक है. तो पिट्यूटरी कैसी होती है? पिट्यूटरी यहाँ होती है और इसके ऊपर जो होते हैं ना हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है कैपिलरीज के नेटवर्क से, क्योंकि यहीं से इसको स्टिमुलस मिलता है. तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है और पिट्यूटरी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमें पता चलता है कि स्टिमुलस सिंस हाइपोथैलेमस देगा इसलिए इसको एकदम हाइपोथैलेमस के पास रखा जाता है. ठीक है. सो दिस इज वेयर द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड. आप समझ सकते हो ब्रेन इतना बड़ा सा है और उसमें वो छोटी सी पिट्यूटरी, मगर सब ग्लैंड्स की उस्ताद है. सो पिट्यूटरी का एनाटॉमी अगर हम डिस्कस करें तो पिट्यूटरी जो होती है दो फेज में होती है. ये कुछ इस तरह से दो लोब्स होते हैं इसके. दिस वन इज एंटीरियर एंड दिस वन इज पोस्टीरियर. आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसमें ये मेंशन है कि एंटीरियर पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया से बनता है. लेकिन ये दोनों पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ह्यूमंस में नहीं पाए जाते. तो ह्यूमंस में दो ही होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एंटीरियर को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस. ठीक है, इतना समझ आया. पिट्यूटरी कहाँ होती है? ब्रेन के बेस में, हाइपोथैलेमस के एकदम बिल्कुल एडजेसेंट. और उसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, और इसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं कैपिलरीज के, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ. है तो ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है. ये जो लेफ्ट साइड वाला है, ये ये वाला ये एनसीईआरटी से लिया है और ये तो नॉर्मल इंटरनेट का है. तो एनसीईआरटी वाले डायग्राम को अगर हम देखें तो ये हमारी है एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. सो अब आप ये देख सकते हो कि ये है हाइपोथैलेमस, जो स्टिमुलस लेता है और फिर फर्दर कमांड किसको देता है? पिट्यूटरी को देता है. अब ये कैसे होता है वो मैं आपको आगे हॉर्मोन्स में और डायग्राम में बताऊंगी. बट पहले ये चीज़ देखो, अगर हाइपोथैलेमस को अपनी इंफॉर्मेशन, अपने सिग्नल्स आगे पास करने हैं तो कैसे करेगा? उसके लिए है ये न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. सी, अगर आपने न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरोट्रांसमीटर का थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ा है, जो कि शायद इसमें नहीं है, ये ग्रेजुएशन में मिलेगा न्यूरोट्रांसमीटर. बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन की. लेट मी टेल यू, इसके बिना कोई फंक्शन नहीं होता. यहाँ तो मैं आपको एक पूरा नहीं बता पाऊंगी, बट अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको न्यूरोट्रांसमीटर की पूरी वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो मिलेगी, तो इसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ. ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये इधर न्यूरॉन्स, यहाँ पे डेंड्रियाट, मैं ऐसे ही सॉरी फ्री डायग्राम बना रही हूँ, एंड देन इधर एक्सॉन. तो ये जो टिप होती है, ये जो टिप होती है न्यूरॉन की, और ये जो दूसरे न्यूरॉन का ये जो
डेंड्रिया। इन दोनों के बीच कनेक्शन होता है क्योंकि ऐसे बनाते हैं ना ये मेस टाइप जाल नेटवर्क, एक दूसरे से कनेक्ट होके। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इसके बीच में ना एक जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। यहाँ पे ये साइनैप्स से अपना एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। और वो केमिकल क्या करता है, वो केमिकल, उस केमिकल को ही हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, मान लो स्पेसिफिकली ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, तो ए न्यूरोट्रांसमीटर कहीं भी नहीं जाएगा, अपनी स्पेसिफिक ए रिसेप्टर पे जाके, ये रिसेप्टर है, मान लो सेल के ऊपर रिसेप्टर है, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और एक स्पेसिफिक सिग्नल देगा। मतलब ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि पिट्यूटरी अभी आगे दिखाऊंगी कितने सारे हार्मोन्स आपके पता है रिलीज करती है, बट कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले हार्मोन्स को अब रिलीज होना है, ये स्टिमुलस कौन से हार्मोन्स के लिए आया है, तो उसमें काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार देखना, आपको ये डायग्राम, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए बात मैं बता देती हूँ कि ये न्यूरॉन से स्टिमुलस जाता है और पिट्यूटरी के पास आता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो स्टिमुलस जब आता है तो पिट्यूटरी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिलरीज ही, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। तो ये केमिकल ब्लड में आया, ब्लड से फिर अदर गया और इधर से फिर पिट्यूटरी ने एक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। सेम पोस्टीरियर में भी यही होता है। तो पिट्यूटरी के फंक्शन क्या क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेशन करती है बॉडी में, क्योंकि वो बहुत से हार्मोन्स के लिए स्टिमुलस बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो हार्मोन, ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन रेगुलेशन। होम्योस्टैटिस बॉडी का टेम्परेचर, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तभी हाइपोथैलेमस के पास इसको रखा गया है, क्योंकि हाइपोथैलेमस वो सेंटर है जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, और वो कहाँ से कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलस देके। डेवलपमेंट ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन्स टाइप हार्मोन इसके रिलीज होते हैं। तो अगर पिट्यूटरी एक्ट नहीं कर रही है तो लेट मी टेल यू, आपकी बॉडी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करने वाली है। थायराइड मेटाबॉलिज्म के लिए, सेक्शुअल हार्मोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो सब चीज़ें कंट्रोल यहाँ से हो रही हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखो, ये ब्रेन है, ये पिट्यूटरी है, इतनी छोटी सी पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया ही था। और ये क्या क्या कंट्रोल करिए, थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेमोरी ग्लैंड, ओके, बॉडी टिश्यू, ओवरी, यानी सेक्सुअल हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिट्रोपिन, थायराइड, एडीएच, ब्लड यानी वाटर कंसंट्रेशन तक ये कंट्रोल करिए। तो कितने सारे रोल हैं इसके। तो देखते कि कैसे करते। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एक ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, इसकी एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों जो है ना डिफरेंट इन एम्ब्रियोनिकल ओरिजिन है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है मैं जल्दी से बता देती हूँ। मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। तो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड हुआ, अलग अलग सेल्स में गया, ठीक है। तो ये सेल अलग ऑर्गन बनाएगा, ये सेल अलग ऑर्गन बनाएगा, ये सेल अलग ऑर्गन बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, सारे सेल डिफ्रेंशिएट एक लेवल पे हो जाते हैं, फिर आगे जाके फर्दर ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं अलग अलग लेयर से। ट्रिप्लोब्लास्ट एक पहले होता है, तो वो बहुत डिटेल्स में हो जाएगा, समझ सिंपल वे में कुछ अमाउंट ऑफ सेल एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सेल एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं। तो मान लो ये एक सेल है जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी बनाई, तो ये दूसरा सेल है जिसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाई। ये दोनों सेम सेल से नहीं ओरिजिन हुए, ये खास बात है। इसलिए इन दोनों के सेल्स भी डिफरेंट होंगे और इसीलिए ये हार्मोन्स भी डिफरेंट ही रिलीज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की मेन हार्मोन्स मैं बताती हूँ, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा, आजकल बहुत कॉमन है। तो आगे बताती हूँ। एंड देन दिस वन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की मेन
ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और साथ में चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन वेसोप्रेसिन, वाटर बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वाटर बैलेंस मतलब ये वाटर रीअब्जॉर्ब करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे करता है, बट अभी ये, तो ये चार्ट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 11th-12th है, तो ये आपसे ये पूछ लेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो यस, थोड़ा सा फंक्शंस पूछेगा, सेल्स पूछेगा, ओरिजिन पूछेगा, तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो आपको हॉर्मोन्स के नाम और ग्लैंड्स तो याद रखनी है, और फिर फंक्शन भी, कि क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये चार्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है। सो ग्रोथ हॉर्मोन्स हमारी मसल्स, बोन्स, इन सब की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी ओवरऑल बॉडी जो ढांचा है ना, ये जो बढ़ते हैं हम लोग, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही बनते हैं, जो एक स्पेसिफिक एज तक आता है हमारे, उसके बाद रिलीज होना बंद हो जाता है। उसका एक अलग फंक्शन है, कैसे बंद होता है वो अलग है, उस टॉपिक में भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए आपने देखा होगा किसी को पिट्यूटरी का कैंसर होता है या किसी की पिट्यूटरी में माल फंक्शन होता है तो वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट इंसान पिट्यूटरी की मिसफंक्शन की वजह से हुआ है। आप कभी देखना, उसकी स्टडी करना रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा। सो एडिनोकॉर्टिकॉल एक्चुअली ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स है जो सेक्सुअल चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड को इसका स्टिमुलस भेजता है, ये चीज़ याद रखना, स्टिमुलस भेजता है। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, यानी सेक्सुअल हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। एंडोर्फिन पेन को रेगुलेट करता है, प्लेजर, हैप्पी हार्मोन में एक ये हार्मोन भी है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलस देना कि भाई थायराइड रिलीज करो, थायरॉक्सिन रिलीज करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एग ग्रोथ के लिए, स्पर्म ग्रोथ के लिए, तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। रिप्रोडक्शन पूरा कंट्रोल पिट्यूटरी एक तरीके से कर रही है। प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन फीमेल्स में, और फिर ये एंडोर्फिन से रिलेटेड हार्मोन्स। पोस्टीरियर दो ही है, वेसोप्रेसिन। इसमें क्या होता है कि ना, जब यूरिन हमारा फॉर्म होता है, मान लो इतना यूरिन फॉर्म हुआ, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें से यूरिन जा रहा है, तो ये बहुत डाइल्यूटेड है, यानी इसमें बहुत सारे H2O है। तो ये हार्मोन उसको, बॉडी को ये फंक्शन देता है कि भाई सोडियम का कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सिग्नल होता है पिट्यूटरी के पास कि अब हमको वैसोप्रेसिन रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में कंसंट्रेशन सोडियम का बढ़ गया है, यानी आप बहुत सॉल्ट्स बहुत हो गए बॉडी में, और हम डिहाइड्रेट हो रही है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो यूरिन से वापस H2O बॉडी में ले रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ये, वो अलग कंसेप्ट है, बट ये इसलिए ज़रूरी होती है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और अगर हमारे में सोडियम का लेवल बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर। तो ये कंप्लीटली ब्लड प्रेशर बढ़ते ही, सोडियम बढ़ते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ते ही स्टिमुलस जाता है पोस्टीरियर लोब के पास कि वैसोप्रेसिन रिलीज करिए, और बॉडी जितना भी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है उसको रीअब्जॉर्ब करती है और बॉडी बैलेंस में आती है, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो बर्थ चाइल्ड के वजह टाइम पे ये जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी चाइल्ड बर्थ के टाइम कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको इसका इंजेक्शंस भी लगते हैं इस हार्मोन के। ब्रेस्ट मसल्स बढ़ने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बेसिकली चाइल्ड के लिए ऑक्सीटोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ एक नया कंसेप्ट। सी स्टिमुलस तो मैंने आपको बता दिया था कि हाइपोथैलेमस को कैसे करते हैं, अब यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। इन्फेंट्स का आपको पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होता है ना कि सर्दी में बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। तो कोल्ड यानी एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरनमेंट का एक फैक्टर, ठीक है। दूसरा एक मेंटल, और तीसरा इनसाइड बॉडी यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होता है। ये तीन स्टिमुलस हो सकते हैं हाइपोथैलेमस के लिए कि वो
बोले पिट्यूटरी को यानी स्टिमुलस सेंड करें कि प्लीज ये हार्मोन्स रिलीज करो, तो क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर यानी बाहर का ठंड है, धूप है, छाँव है, क्या है जो भी है। दूसरा मेंटल फैक्टर कि आप स्ट्रेस में हो, दुखी हो, है ना। और तीसरा आपका इनसाइड मेटाबॉलिज्म कैसा है, और क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैसा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल है, बच्चों के लिए सर्दियाँ एक स्ट्रेस होती है, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है सर्दियों में। तो स्ट्रेस हुआ और एक स्टिमुलस आया किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, कि सुनो स्ट्रेस हो रहा है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। हाइपोथैलेमस ने अपने न्यूरॉन के थ्रू स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया और ब्लड कैपिलरी से वो पिट्यूटरी के पास गया कि हमको थायराइड हार्मोन की जरूरत है। अब पिट्यूटरी तो थायराइड रिलीज करे, थायरोक्सिन रिलीज करेगी नहीं, तो उसने रिलीज किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्टिमुलस दे सकता है थायराइड को। वो ब्लड वेसल से होते होते थायराइड के पास ही जाएगा, क्यों, क्योंकि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एक स्पेसिफिक केमिकली होता है ना हार्मोन, तो वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा, वो कहीं और जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, सिर्फ थायराइड से बाइंड करेगा। थायराइड को सिग्नल मिला कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करो, रिलीज हुआ। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ा, हीट प्रोडक्शन हुई, सेल बढ़े, सेल इन्हांसमेंट हुई, ग्रोथ हुआ, सब कुछ हो गया। अब क्या ये क्या करता रहेगा, कब तक ये रिलीज करता रहेगा हार्मोन, जब बॉडी अच्छे तरीके से सारे सेल्स ग्रो हो जाएंगे, सबका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तो सारे सेल अपने ऊपर से सिग्नल्स भेजेंगे कि अब हमको थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, अब हमने अच्छे से डेवलपमेंट कर लिया। तब एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी के पास कि आप टीएसएच रोक दो, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मैकेनिज्म। और फिर वो स्टिमुलस जाएगा पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस के पास कि अब स्टिमुलस रोक दो, अब सब ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, यानी हॉर्मोन्स को रोकने के लिए एक फीडबैक। ये ग्रेजुएशन लेवल का आपको बता रही हूँ मैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कैसे होता है। अब दूसरा आता है, अब स्टिमुलस, जब एक बेबी ब्रेस्ट में सकल करता है, तो यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलस सेंड करते हैं, नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस को कि मिल्क प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो प्रोलैक्ट, वो पिट्यूटरी को बताता है, पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीज करती है एंड मिल्क प्रोडक्शन होता है। अगेन जब बेबी सकल करना बंद कर देता है तो प्रोलैक्टिन भी बनना बंद कर देता है और मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स जब ये मैंने आपको बताया था, इंक्रीज ब्लड का सोडियम कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, तो बॉडी को ये स्टिमुलस आता है कि हमको ज़रूरत है डाइल्यूट करने की। पिट्यूटरी के पास जाता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, ये दोनों इंटीरियर के हैं। ये याद कर लेना कौन से हार्मोन कहाँ के, इंटीरियर के और पोस्टीरियर के। वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, किडनी रीअब्जॉर्ब करती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कितना इम्पोर्टेंट है पिट्यूटरी। आपने ये सारे हार्मोन्स देख लिए और इसी तरीके से ये काम करते हैं। थायराइड एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, ये किडनी के ऊपर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, यही एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं, और यही वेसोप्रेसिन रिलीज करती है। मेमोरी ग्लैंड, बोन टिश्यू, इन सब के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक सिग्नलिंग में भी मैंने बता दी कि हाइपोथैलेमस कैसे सिग्नल देता है, उनको बाहर के फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर थे, मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर, मेंटल फैक्टर यानी आपकी इमोशन, इमोशन भी स्टिमुलस होता है बाय द वे आपके हार्मोन्स के लिए, इसलिए लोग बोलते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए तो आप हेल्दी रहेंगे, ज़रूरी है, वरना आपके अलग अलग स्टिमुलस मिलते रहेंगे, बहुत डिफेक्ट होते हैं। थर्ड, बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड यस ऑस्मोसिस वगैरह जो भी हो रहा है बॉडी में। तो ये अंदरूनी फैक्टर, तो ये तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल ऑफ हाइपोथैलेमस के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हाइपोथैलेमस सिग्नलिंग बता दी मैंने, नेगेटिव फीडबैक बता दिया कि नेगेटिव फीडबैक किस तरह होता है। एंड यस हाइपरपिट्यूटरिज्म, ये दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं कि एक होता है
हाइपर मतलब लेस, हाइपर मतलब मोर। यानी इसमें जैसा नाम बता रहा है, पिट्यूटरी लेस हार्मोन्स रिलीज करेगा और इसलिए प्रोडक्शन कम होगी, तो कई सारे डिसऑर्डर होंगे, डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, लेस डेवलप, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, सेक्सुअल ऑर्गन्स अच्छे से नहीं डेवलप होंगे, इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। तो इसमें एक आती है गाइगैंटिज्म, यानी जिसमें इंसान के हाथ पैर बहुत ज़्यादा चौड़े वौड़े हो जाते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी बहुत सारे डिजीजेज होती हैं हाइपरपिट्यूटरिज्म की वजह से। सो कंक्लूजन एंड की टेक अवेज ये है कि पिट्यूटरी का एक सेंट्रल अपना एंडोक्राइन रोल है, जिसमें वो हॉर्मोन्स देती है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है हाइपोथैलेमस के साथ। वो जो कैपिलरी मैंने दिखाई थी आपको, वो जो न्यूरॉन्स दिखाए थे कि न्यूरॉन ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्लीज़ टाइम मिले तो ज़रूर ज़रूर वो न्यूरो ट्रांसमीटर वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने बहुत अच्छे से बताई है, ट्रस्ट में वो एमएससी लेवल की बताई है मैंने आपको, और बहुत इजी लैंग्वेज में। तो देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ। और आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस तरह से काम करती है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑब्वियसली उसके डिस्कन फंक्शन से, मास्टर ग्लैंड है तो सारे ग्लैंड आप समझ रहे हो, मास्टर ग्लैंड का मतलब समझ रहे हो कि ये सब सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है। थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, ओवरीज हो गई, टेस्टिस हो गई, ये सबको बताती है काम करना। अगर यही एक खराब हो गई तो ये सारे कैसे फंक्शन कर पाएंगे, समझ रहे हो? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था मेरे पास आपके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड बताने के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। और आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, कोई एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया हुआ है। टेलीग्राम है मेरा, टेलीग्राम चैनल है ये, लर्न विथ जका। आप यहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। कोई भी नोट्स चाहिए आपको किसी तरह के, मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स रखे हैं नीट के, जेई के, और मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स रखे हैं 11th 12th के। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी। तो प्लीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मज़ा करो। साइंस ट्रस्ट में एकदम मज़ा करने वाला सब्जेक्ट है, और यू विल एन्जॉय, just enjoy everything. So have a nice day and see you in your next video. Bye bye.